जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आशा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित होंगे, क्योंकि आज का डिस्कशन होने जा रहा है न्यूमेरिकल। जो टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल होंगे, जो कि फिजिक्स में 50% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आज से आपको किसी प्रकार की समस्या टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको न्यूमेरिकल में इतने सारे न्यूमेरिकल बता दिए जाएंगे जो मोस्ट मोस्ट होंगे, जो 2025 में आपके लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके कुछ ना कुछ नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चे, कौन सा न्यूमेरिकल है जो कि 3 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है? देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा स्रोत वोल्टेज समीकरण। प्रत्यवर्ती धारा स्रोत या वोल्टेज स्रोत है। दिया गया v इक्वल टू कितना, 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। ये धारा स्रोत या वोल्टेज स्रोत भी कह सकते हैं। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 2000 ओम। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध भी दिया गया है 2000 ओम। तो ज्ञात कीजिए कि स्रोत वोल्टेज का वर्गमात मूल मान, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात। तो स्टूडेंट्स कैसे ज्ञात करते हैं? चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। और ये फिगर बना हुआ है कि सी एल और आर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो देखकर ये पता चल रहा है कि ये एलसीआर परिपथ है। कैसा परिपथ है स्टूडेंट? एलसीआर परिपथ है, क्योंकि सी का मान कितना संधारित्र है, 10/पाई फैरेड दिया गया है। प्रेरकत्व अर्थात स्वप्रेरण कितना दिया गया है, 40/पाई हेनरी दिया गया है। तो ये प्रतिरोध है, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और जोड़ने पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी स्थापित हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे तुलना करते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया गया है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो यहां पर धारा दिया गया स्रोत, इसको वोल्टेज स्रोत भी कह सकते हैं। V इक्वल टू दिया गया है 282 साइन 100 पाई टी, इतने वोल्ट दिया गया है। अब इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण से तुलना करते हैं। वोल्टेज समीकरण क्या होता है? वोल्टेज समीकरण V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करते हैं पर, तुलना करते हैं तो ये V इक्वल टू हो गया। तो वोल्टेज का शिखर मान V नॉट बराबर कितना आ गया, 282 वोल्ट आ गया। यहां से ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना आ गया, 100 पाई टी से टी कैंसिल हो गया। अब ओमेगा का मान इतना है और वोल्टेज का शिखर मान इतना है। अब यहां से अगर आपके क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाए कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, तो इसी से निकाल दे सकते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। एफ क्या है, आवृत्ति है। तो एफ बराबर कितना है, 100 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एफ इक्वल टू कितना आ गया, 100/2, और इससे भाग दिया गया तो एफ इक्वल टू कितना आ गया, 50 हर्ट्ज। कहने का मतलब यहां से स्पष्ट हो रहा है कि अगर आवृत्ति भी पूछ लेता तो हम निकाल सकते थे कि एफ बराबर कितना आता है, 50 हर्ट्ज आ गया। हमें इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है पहला पॉइंट कि स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो पहला पॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग माध्य मूल मान। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। ये वर्ग माध्य मूल मान हमने बताया है, प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और यहां पर वोल्टेज है तो वोल्टेज के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, तो यहां पर ये V इक्वल टू वी आर एम एस, वी आर एम एस बराबर, जब फार्मूला उसका निकाला गया है तो वी आर एम एस बराबर होता है V नॉट बाई रूट 2 होता है। कितना होता है, V नॉट बाई रूट 2। तो वी आर एम एस बराबर V नॉट बाई रूट 2। तो वी आर एम एस, वी नॉट का मान कितना है, 282। तो 282 कितना, रूट 2। और रूट 2 का मान कितना होता है, वी आर एम एस इक्वल टू 282 रूट 2। रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414।
अब इससे भाग देते हैं तो 199 दशमलव समथिंग आ जाएगा, इससे भाग दिया जाएगा तो लगभग 200 के बराबर आएगा। तो इसी को 199 कुछ भी लिख सकते हैं 43 आता है, 199.43 इतने वोल्ट आता है। और इसी को हम लगभग 199 है तो इससे पता चल रहा है कि लगभग कितना 200 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं VRMS इज इक्वल टू, इसके ऊपर ये इक्वल लगा देते हैं, इसका मतलब हो जाता है लगभग बराबर, तो ये 200 वोल्ट के बराबर। तो आपका एक आंसर ये निकल आया कि वोल्टेज का जो वर्गमान मूल मान कितना होगा, VRMS बराबर लगभग 200 वोल्ट के बराबर होगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, एक नंबर आपके पक्के। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है परिपथ का प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात कैसे निकालते हैं, प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात को किससे प्रयोग करते हैं, एक्सेल से। एक्सेल बराबर क्या होता है स्टूडेंट, ओमेगा एल। एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। अब आपको ओमेगा की जरूरत पड़े तो ओमेगा हमने यहां पर समीकरण से निकाला है, ये ओमेगा, यहां एफ का काम नहीं है, तो ये ओमेगा इक्वल टू कितना 100 पाई, तो यहां पर लिख दिया गया एक्सएल इक्वल टू ओमेगा 100 पाई। अब बात आती है एल, एल कहां से, देखो ये है सी का मान ये है, एल का मान ये है, आर का मान ये है। तो अब यहां पर एल कितना 40 बाई पाई, तो यहां पर 40 बाई पाई कर दिया गया, इस पाई से पाई कैंसिल हो गया और एक्सएल इक्वल टू कितना निकल आया, गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया, 3 जीरो हो गए, 4000 ओम आ गया। आपका प्रेरण प्रतिघात भी निकल आया, कितना सारा सरल। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात कैसे निकालते हैं, धारतीय प्रतिघात, प्रतिघात। अब धारती प्रतिघात क्या किसने पढ़ा था, सी परिपथ में, जिसमें सी काम करता है संधारित्र की धारिता, तो एक्सी होता है, इसको एक्सी से डिनोट करते हैं। तो एक्सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तो एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा, ओमेगा का मान कितना 100 पाई, तो ये 100 पाई कर दिया गया, इंटू सी का मान कितना है 10/पाई फैरेड, तो 10/पाई, इस पाई से पाई कैंसिल, इसका एक्सी इक्वल टू कितना आ गया 1/1000। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो इसको 10 की घात -3 हो जाएगा, 1/10 की घात 3 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा 10 की घात -3। ये सभी भी प्रतिरोध, चाहे धारती प्रतिघात हो, चाहे प्रेरण प्रतिघात हो, चाहे प्रतिबाधा हो, सभी का मात्रक क्या होता है, ओम। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए, ये फिगर बना हुआ है, इसमें गणना क्या करना है, परिपथ की तुल्य धारिता। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 माइक्रोफैरेड तथा 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्रों पर आवेश, तो इसकी गणना कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं कि कहता है चित्र में देखकर पता चल रहा है कि ये 12 माइक्रोफैरेड है, 6 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, ये सारे संधारित्र जुड़े हुए हैं और यहाँ पर वोल्टेज दिया जा रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया गया है 10 वोल्ट। तो अब परिपथ की तुल्य धारिता, चित्र देखकर हमें पता चल रहा है कि ये 12 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड, इन दोनों का अनुपात, 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड संधारित्रों का अनुपात, इन धारिताओं का अगर अनुपात कर देते हैं तो दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो जब ये बराबर होता है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड में आवेश संचरित ही नहीं। कैसे, क्योंकि ये व्हीट स्टोन सेट का नियम लगता है। व्हीट स्टोन सेट का नियम क्या कहता है, इन्हीं दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि 12/6 माइक्रोफैरेड बराबर 6/3, दोनों को कैंसिल किया गया
तो ये 2 माइक्रोफैरेड, 2 बराबर कितना 2 आ गया। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि 2 माइक्रोफैरेड, अतः 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र में आवेश संचरित नहीं होगा, आवेश संचरित नहीं होगा, आवेश संचरित नहीं होगा। जब आवेश संचरित नहीं होगा या धार, तो इसका मतलब इसमें धारा या आवेश संचरित नहीं हो रहा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तब देखते हैं, तो ये जब यहां से आते हैं तो यहां पर जब पहुंचते हैं तो एक स्टेप ये हो जाता है, ये दोनों सीढ़ी क्रम में हो गए, और एक स्टेप में ये हो गए दोनों सीढ़ी क्रम में। तब 12 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। लिखते हैं 12 माइक्रोफैरेड तथा 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है, तो श्रेणी क्रम संधारित्वों का समायोजन फार्मूला लगाते हैं, जिसका श्रेणी क्रम संधारित्वों का समायोजन होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो 1/c = इसको c डैश से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये c1 का मान कितना है 12 प्लस c2 का मान 6, तो 1/c डैश बराबर 12 एलसीएम हो गया, तो कितना आ गया 1 + 2 आ गया। तो 1/c डैश = कितना आ गया 3/12 आ गया। जब 3/12 तो c डैश पलट दिया गया, तो c डैश = कितना आ जाएगा 12/3, 3 चौको 12, c डैश बराबर 4 माइक्रोफैरेड आ गया। अभी केवल इतने को सॉल्व किया गया, 12 और 6 को। अब 6 और 3 को सॉल्व करते, ये भी श्रेणी क्रम में है, तो लिखते हैं 6 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तो इनको भी जोड़ते हैं, तो 1/c डबल डैश बराबर 1/c1 + 1/c2 लगाते हैं। इसको डबल डैश मान लिया तो इसकी जगह पर 6 आ गया और इसकी जगह पर 3 आ गया। तो c डबल डैश बराबर 6 एलसीएम हो गया, तो 1 + 3 दूना 6 आ गया। तो c डबल डैश बराबर 2 1 3 हो गया बटे 6, पलट देते हैं तो कितना आ गया जाकर 6/3, 3 दूना 6। तो c डबल डैश बराबर कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड। अब इससे पता चलता है कि चित्र कैसे हो गया, ये ऊपर की ओर पता बचा और ये नीचे की ओर बचा। अब 2 माइक्रोफैरेड में आवेश संचरित ही नहीं हो रहा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। तो अब इनको जब सॉल्व किया गया, तो यहां पर अगर इसकी फिगर की बात करते हैं, तो फिगर अब कैसे बन जाएगा, अब यहां पर ऊपर ये आ गया, नीचे ये आ गया। अब ये ऐसी कंडीशन में बन गया। ये जब सॉल्व हुआ तो ऊपर वाले में कितना आ गया 4 माइक्रोफैरेड और नीचे वाले में आ गया 2 माइक्रोफैरेड, और यहां पर सेल कितना है 10 वोल्ट का है। तो अब ये 4 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, ऊपर नीचे समांतर है, दोनों तरफ से आवेश संचरित हो रहा। तो लिखते हैं ये 4 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड किस क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। लिखते हैं 4 माइक्रोफैरेड तथा 2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो सी, ये डबल डैश था, तो सी जब मान निकालते हैं इसको सी ही मानते हैं, तो सी बराबर कितना आ जाएगा सी डैश प्लस सी डबल डैश। ये सी डैश निकला था और ये सी डबल डैश है, तो C = कितना आ गया 4 + 2, तो C = कितना आ गया 6 माइक्रोफैरेड। कहने का मतलब है अगर इस पूरे चित्र में देखा जाए तो तुल्य धारिता कितनी होगी, तो आपकी कितनी निकल आई 6 माइक्रोफैरेड तुल्य धारिता प्राप्त होगी। ठीक है। अब इसके पश्चात क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहता है 3 माइक्रोफैरेड का 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्व पर आवेश। अब आपको 2 माइक्रोफैरेड वाला तो निरावेशित है, बिना आवेश का है, तो उस पर कोई भी आवेश नहीं है, क्योंकि उसमें वोल्टेज यहां से जब जाता है तो इसमें क्या है, ये व्हीटस्टोन शेप से स्पष्ट हो रहा है, ये
अवेशित मतलब कि आवेशहीन है, आवेश इस पर जाएगा ही नहीं, तो इस पर आवेश जब नहीं जा रहा है तो आवेश नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब 2 माइक्रोफैरेड पर आवेश कितना होगा, शून्य है। तो लिखते हैं 3 माइक्रोफैरेड में, अब 3 माइक्रोफैरेड में निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 3 माइक्रोफैरेड के लिए तो यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है और ये ऐसे ऐसे धारिता ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो अब निकालते हैं 3 माइक्रोफैरेड में आवेश, आवेश Q बराबर क्या होता है, CV होता है, तो Q इक्वल टू C। अब C का मान 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड दोनों किस क्रम में थे, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कितना तुल्य धारिता थी, 2 माइक्रोफैरेड, तो C की जगह पर यहाँ पर C डैश कार्यरत होगा, C डबल डैश कार्यरत होगा, ये जो 2 है तो ये 2 आया, और V की जगह पर कितना आ गया, 10 वोल्ट है तो ये 10 आ गया, तो Q इक्वल टू कितना आ गया, 10 दूनी 20, ये माइक्रोफैरेड था तो ये माइक्रो कूलाम आ जाएगा, माइक्रो कूलाम आ जाएगा, 20 माइक्रो कूलाम, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो फैरेड था और ये वोल्ट था, तो इनका मात्रा कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना आ गया, 20 माइक्रो कूलाम, किसमें, 3 माइक्रोफैरेड में। अब बात करते हैं, अगर इसी प्रकार अगर कह दे 6 माइक्रोफैरेड में कितने कितना आवेश होगा, तो इसके लिए आवेश करने के लिए 6 और 12 के लिए यहाँ पर कितना, 4 का गुणा 10 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 माइक्रो कूलाम, चाहे वो 12 में पूछा जाए चाहे 6 में पूछा जाए आवेश, तो उसमें 40 हो जाएगा। अगर आपको 6 और 3 की बात करता है, इस 3 के लिए, इस 3 के लिए और 6 के लिए इसकी बात अगर कर रहा है तो ये आपको 20 माइक्रो कूलाम आएगा। तो स्पष्ट कर रूप में अगर 2 माइक्रोफैरेड की बात करता है, चूंकि 2 माइक्रोफैरेड में आवेश कितना होगा, आवेश Q इक्वल टू कितना होगा, शून्य होगा, कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहां पर आवेश नहीं प्रवाहित हो रहा है, कोई भी आवेश नहीं जा रहा है, क्योंकि व्हीट स्टोन से लागू हो रहा है, इसलिए इस पर धारा नहीं प्रवाहित होगी, आवेश नहीं संचरित होगा, इसलिए 2 माइक्रोफैरेड पर आवेश कितना होगा, शून्य होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, दिया गया चित्र है और इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, परिपथ में धारा ज्ञात करना है, प्रतिरोध पर विभव ज्ञात करना है, प्रेरक तथा संधारित्रों के विभव के बीच कलांतर। तो कैसे ज्ञात करते हैं, अब इस चित्र से देखकर पता चलता है ये R है, ये L है, ये C है, लेकिन यहाँ पर ये वोल्टेज दिया गया है, इसका मतलब आपको पता चल रहा है ये तो है R और ये है ये L, ये तो है C, इनका प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल टू कितना, 200 cos 50 पाई T है। तो यहां से इसका मतलब ये वोल्टेज का शिखर मान V0 है और ये पाई कलांतर है, कलांतर मतलब कोण है, वो कलांतर अलग निकाला जाएगा। तो इससे अब इसको स्पष्ट करते हैं कि अब परिपथ में धारा कैसे निकालते हैं, प्रतिरोध पर विभव, प्रेरक तथा संधारित्र के विभव के बीच कलांतर। तो अब यहां पर ये प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध R इक्वल टू दिया गया है 400 ओम, लेकिन ये L है, लेकिन L का मान नहीं दिया गया, ये दिया गया BL है, L के सिरे के बीच विभवांतर है, तो इसका मतलब है BL दिया गया है कितना, 120 वोल्ट, और ये C का मतलब क्या है, BC है, BC इक्वल टू दिया गया है 120 वोल्ट। ध्यान दीजिए VL बराबर VC, इससे स्पष्ट क्या होता है, चूंकि VL इक्वल टू VC बराबर कितना है, 120 वोल्ट। अब जब ये बराबर है तो VL बराबर VC, इसका मतलब ये अनुनाद की दशा में है, LC परिपथ करने लगा, VL बराबर होता है IXL और VC बराबर होता है IXC, I से I कैंसिल, तो XL बराबर क्या हो गया, XC। जब XL बराबर XC है तो स्पष्ट है कि यह परिपथ अनुनाद की दशा में है, अनुनाद की दशा में है। अब जब अनुनाद की दशा में है तो उसका जो प्रतिबाधा होती है Z,
वो किसके बराबर हो जाती है? प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। तब प्रतिबाधा प्रतिबाधा Z बराबर कितना? R, और ये R कितना दिया गया है? 400। अब L बराबर C है, XL बराबर XC है, इससे कलांतर भी इससे पता चल रहा है कि LC परिपथ का मतलब है 90 डिग्री अग्रगामी और 90 डिग्री पश्चिम, पूरी एक सीधी रेखा का बनना, और सीधी रेखा का बनना मतलब 180 डिग्री कलांतर। LC परिपथ में ये बताया ही गया है कि इनके बीच कलांतर कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये लास्ट क्वेश्चन, तो प्रेरकत्व तथा संधारित्व के बीच कलांतर कितना होगा? 180 डिग्री होगा, यहीं से पता चल गया। अब लेकिन हमें निकालना है परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा निकालने के लिए अब करते क्या है? पहला पॉइंट निकालते हैं परिपथ में धारा। परिपथ में धारा, अब परिपथ में धारा निकालते हैं तो I बराबर क्या होगा? अब I बराबर क्या होगा? V अपान R होता है। I बराबर क्या होता है? परिपथ में धारा I बराबर क्या होता है? V अपान R। ये तो ओम का नियम से होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब है ये V वोल्टेज का शिखर मान है, तो इससे हमें लगाना है कि धारा का शिखर मान I नॉट बराबर V नॉट अपान क्या? ये Z लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? Z, और Z की जगह पर ये R के बराबर काम करेगा। तब I नॉट बराबर कितना आ गया जाकर? V नॉट। V नॉट, V नॉट का मतलब यहाँ पर ये V बराबर V नॉट होगा, तो ये 200 है, यहाँ पर 200, और Z की जगह पर कितना है? ये 400 है। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तब I नॉट बराबर 2/4, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 0 कितना आ गया? 5 एम्पियर निकल आए। ये तो निकल आई धारा का शिखर मान, अर्थात धारा निकल आई परिपथ में धारा। अब इसका जो वर्गमात मूल मान निकाल देते हैं, धारा का वर्गमात मूल मान। धारा का वर्गमात मूल मान क्या होता है? आई आर एम एस। आई आर एम एस बराबर क्या होता है? आई नॉट बाई क्या होता है? √2 होता है। क्या होता है? √2। तब आई आर एम एस बराबर आई नॉट। आई नॉट का मान कितना है? 0.5, और √2 का मान कितना होता है? अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं, √2 अपान √2 हो गया। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.5 √2 अपान कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसको करते हैं तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.5 गुणे √2 का मान 1.414 होता है, बटे 2 आ गए। इससे भाग दे दिया गया। आई आर एम एस बराबर कितना हो गया जाकर? 0.2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 हो गया, इंटू 1.414। इसका गुणा किया गया तो कितना आ गया जाकर? 25 चौको 100 आ गया, 25 एकन्नम 25 आ गया, और 25 और 10 कितना हो गया? 35 हो गया। हासिल आया 3, 25 चौको 100 आ गया, 103 आ गया, 3 आ गया, 25 एकन्नम 25 आ गया, 10 35 आ गया। 2 3 2 5, 3 2 5, यहां पर दशमलव लग गया। कहने का मतलब आई आर एम एस इक्वल टू 0.35 एम्पियर। आई आर एम एस, अब एक आंसर निकला। अब प्रतिरोध पर विभव, दूसरा पॉइंट निकालते हैं प्रतिरोध पर विभव। प्रतिरोध पर प्रतिरोध पर विभव स्टूडेंट समझ में आ ही रहा होगा। प्रतिरोध पर विभव कैसे निकालते हैं? क्या निकालते हैं? वी आर। तो वी आर बराबर क्या होगा? आई आर हो गया। वी आर बराबर क्या होगा? आई आर। तो वी आर इक्वल टू आई आर। आई का मान कितना है? 0.35 आई आर में, और आर का मान कितना है? 400। तो ये 400 कर दिया। तो वी आर इक्वल टू इसका गुणा करा दिया गया, तो 2 0, 4 पंचे 20, 4 3 12, 13 14, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया गया। तो वी आर इक्वल टू कितना आ गया? 140 वोल्ट आ गया। अब विभव पतन कैसे निकालते हैं? विभव पतन कैसे निकालेंगे?
तो विभवपतन वीआरएमएस बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट, आर लगा देते हैं। तो वीआरएमएस इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट इसका मतलब ये 0 कितना है 5 दिया गया है, और आर का मान आपको पता ही है 400 है। तो वी आर एम एस इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 0 हो गए, 4 पंचे 20 आ गया, एक अंक के बाद दशमलव। तो वी आर एम एस इक्वल टू कितना आ गया 200 वोल्ट आ गया जाता। दूसरा भी आपका आंसर निकल आया। अब तीसरा आंसर आपको शुरू में ही स्पष्ट हो गया। तीसरे आंसर के लिए क्या करते हैं, कहता प्रेरकत्व तो एल और संधारित्रों के विभवों के बीच कलांतर। तो अब इसके लिए क्या, एल सी परिपथ है, तो लिखते हैं चूंकि परिपथ एल सी परिपथ है, इनके बीच कलांतर कितना होगा, फाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, या इसी को कहते हैं पाई। यही आपका क्या हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, तीसरे प्रेरकत्व का संधारित्रों के बीच कलांतर। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो सभी नोट कर लेते हैं। और अब आपको न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। फिजिक्स में चाहे जितने न्यूमेरिकल आ जाए, आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन से परिपूर्ण कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।